तो बच्चा हमने लास्ट क्लास में जाना था क्या कि जो भी एक ऐसी सीरीज़ बन रही थी जिसके अंदर कोई भी कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा था या सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बच्चा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म को। ठीक है, और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो बच्चा कुछ सीरीज़ आप इमेजिन करो जो मैं आपको इमेजिन करने को कह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन थिंक ऑफ लाइक, जैसे फर्स्ट आप इमेजिन करो कोई भी सीरीज़ 1 2 3 4 अब तो ये चलती जा रही है। ठीक है, सेकंड कोई भी सीरीज़ आप इमेजिन कर लो, जैसे एक डिक्रीजिंग ले लेते हैं ना, 100 70 40 10 फिर -20 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो बच्चा आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे हो, जैसे मैं आपको उदाहरण करके दिखाता हूँ। ये जो कोमा से हमने सेपरेट कर रखी हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ एपी। ओके, टर्म्स ऑफ एपी। वैसे तो इन दोनों एपी में इनफाइनाइट टर्म्स हैं बच्चा, इनफाइनाइट तक जाएंगी ये। ठीक है, पर कुछ एपीज ऐसी भी हम डील करेंगे जिनमें जो टर्म्स होगी वो लिमिटेड होंगी। ठीक है, वो आपको समझ आएगा जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस ओके। एक चीज़ और बच्चा ध्यान रखो, ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐड हो या ना हो, मतलब ज़रूरी है वो कुछ ऐड हो या कुछ सब्ट्रैक्ट हो। ठीक है, लाइक जो डी होता है ना, डी आपको मैंने बताया था बच्चा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और बच्चा अगर हम एपी की बात कर रहे हैं तो एपी में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। डिफरेंस कैसे लेना होता है, सक्सीडेड टर्म माइनस प्रीसीडेड टर्म, मतलब आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। ओके, तो वो हमेशा सेम रहता है। और याद रखो बच्चा, जो डी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, बस आपको ध्यान रखना है। बाकी एपी की डेफिनेशन वही होगी कि एक ऐसी सीरीज़ होती है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, जिसमें जो हर टर्म निकलती है पीछे वाली टर्म को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके कुछ निकलता है। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट द जनरल टर्म बच्चा, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे सब कुछ होता है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ओके, देखो बच्चा, जनरल फॉर्म एपी की क्या होती है, सबसे पहली टर्म होती है ए। ठीक है, अब क्योंकि बच्चा हम कॉमन डिफरेंस डी को मान रहे हैं, एक्चुअली में हम स्मॉल डी को मानते हैं, तो सब में डी को हम ऐड करते रहते हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस डी। ठीक है, इसमें फिर से डी को ऐड कर देंगे, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 2d। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 3d। ओके, ए प्लस 3d। ठीक है, तो ये टर्म्स हमारी चलती जाएंगी आगे तक। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इसको एक और टर्म्स में लिखे तो हम बोलेंगे इसको a1। a1 मतलब होता है बच्चा फर्स्ट टर्म, ये होता है a2 सेकंड टर्म, ये होता है a3 थर्ड टर्म, ये होती है a4 फोर्थ टर्म। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अभी देखेंगे बच्चा। ओके बच्चा, मान लो जो मैं कोई एपी ले रहा हूँ, कंसीडर इट कि मैंने एक एपी लिया, इसको अलग से हम बॉक्स में बंद कर देंगे बच्चा।
मान लो मैंने ए पी ली है A1 A2 A3 A4 अप टू ये दूर तक जाके बच्चा इसकी लास्ट टर्म हमने AN मान ली, ठीक है। कुछ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि AN है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जो D क्या होगा, D देखो आप निकालना चाहो तो जनरलाइज करो इस चीज़ को। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि चलो आप नहीं बता पाओगे अभी। A1 A2 A3 A4 यहाँ पे आ जाएगा AN-1 और यहाँ पे AN, ठीक है। थोड़ा सा फिर लिख देते हैं इसमें, ओके। अब देखो बच्चा, तो ये AP बन गई, अपने को समझ आया ये AP बन गई है। तो इसमें एक चीज़ देखो बच्चा, हमेशा A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के, बराबर होगा A4 माइनस A3 के, और ये चलता जाएगा दूर तक, और ये बच्चा बराबर आएगा AN माइनस AN-1 के। और ये सब क्या होता है बच्चा, D के बराबर होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर किसी को इसमें कोई इंक्वायरी है तो पूछ सकता है वो। देखो बस D है डिफरेंस, नेक्स्ट वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, तो ये लास्ट में भी क्या हुआ है, नेक्स्ट वाली टर्म माइनस उससे पहले वाली टर्म, ठीक है। बस नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। एज आई टोल्ड यू बच्चा, ये जनरल फॉर्म होती है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात क्या है बच्चा, इसको एक लिखने का तरीका होता है जिसको हम जनरलाइज करके लिखते हैं, ठीक है। जनरलाइज करने का क्या मतलब है समझो आप। ओके तो आपने एक चीज़ रियलाइज़ करी है बच्चा, क्या देखो, जब मैंने आपको पहले वाली एपीज बताई थी तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। हमें पता ही नहीं वो कहाँ पे जाके रुक रही है ना, या कहाँ तक जा रही है। फॉर एग्जांपल हमने आज भी एग्जांपल लिए थे इनफाइनाइट है ना, जिसके अंदर लास्ट टर्म नहीं पता होती हमें, है ना। जब लास्ट टर्म पता है तो हमें पता है ना कि वहाँ पे जाके रुक रही है वो। इन एपीज में तो हमें लास्ट टर्म भी नहीं पता है, हाँ, पर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, इसके अंदर सब में लास्ट टर्म है, ठीक है। तो बच्चा ऐसी एपी जिसके अंदर लास्ट टर्म हो वो तो होती है इनफाइनाइट जीपी, सॉरी फाइनाइट जीपी। तो जीपी बच्चा, सॉरी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो तरीके की होती है बच्चा, एक तो होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट, ठीक है। सबसे पहली बात, फाइनाइट और इनफाइनाइट होने से पहले उसको एपी होना पड़ेगा। एपी होने का मतलब क्या है कि डी सब में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। तो फाइनाइट भैया, फाइनाइट जीपी वो होती है जिसके अंदर लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है, जिसके अंदर लास्ट टर्म होती है बच्चा। इनफाइनाइट जीपी होती है जिसके अंदर लास्ट टर्म नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से जनरल सी बात है बच्चा, जिसके अंदर लास्ट टर्म नहीं होगी हम n की वैल्यू इस केस में फाइंड नहीं कर सकते, मतलब इस केस में हम n की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ओके। ठीक है, मतलब जिसमें फाइनाइट होगा उसी के अंदर बता पाएंगे ना नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओके। कर लो। तो बच्चा इस जनरल एपी में जो ए है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, और डी रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को, ओके। तो बच्चा अब मैं आपको कुछ ए और डी की वैल्यूज़ दे रहा हूँ, आपको इनफाइनाइट जीपीज बना के बताऊँगा, मतलब आपको ऐसे 3-4 टर्म लिखनी है,
जैसे मैंने लिखी हुई है यहाँ पे 3-4 टर्म, ठीक है। लिख के फिर ऐसे डैश डैश डाल के छोड़ देना, बस AP बना के दिखानी है मुझे आपने, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो D है ना वो आपको नेक्स्ट टर्म में ऐड करना है, ठीक है। तो मैं आपको A और D की वैल्यू दूंगा बस, यहाँ से आपको इस चीज़ का यूज़ करके टर्म्स बनानी है। ओके बच्चा, लिखने का तरीका देखो बच्चा कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बताया था D क्या होता है बच्चा, AN माइनस AN-1 बताया था मैंने। मतलब AN लास्ट टर्म होगी और मान लो AN-1 लास्ट सेकंड लास्ट टर्म है, ठीक है। उसको माइनस कर देंगे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ A K + 1 माइनस A K। रीना दीदी की जॉब लगी थी बच्चा, तो मान लो वही रीना दीदी हैं हमारी। अब इनकी जॉब लगी है फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब पहले साल के लिए इनकी हर महीने सैलरी कितनी होगी, 8,000 पर मंथ, है ना। जब ये सेकंड ईयर में एंटर करेंगी तो इन्हें 500 रुपये इंक्रीमेंट मिलेगा, तो इनकी सेकंड ईयर की सैलरी कितनी होगी, 8500 पर मंथ, है ना। ऐसे ही जब ये दीदी थर्ड ईयर में एंटर करेंगी, थर्ड ईयर में इनकी सैलरी कितनी होगी, 9000 पर मंथ, क्योंकि 500 रुपये और बढ़ गए उनकी सैलरी में हर साल, है ना। ये हमने पढ़ा था। ये वैसे मंथली इनकम है पर साल अलग है वो, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना आप। ओके, अब देखो बच्चा एक्चुअली में क्या हुआ, जब रीना फर्स्ट ईयर में थी बच्चा, मतलब पहले साल जब उसकी नौकरी लगी थी, जब वो 1 साल में थी, जब पहले साल उसने ज्वाइन किया था, तो उसको सैलरी मिली 8,000, ठीक है। प्लस मैं इसको लिख रहा हूँ बच्चा 1 - 1 × 500, ठीक है। ये आपको भी आगे समझ आएगा ऐसा क्यों लिखा है मैंने। ओके, सेकेंड ईयर में बच्चा उसकी सैलरी कितनी हो गई, 85, तो क्या हुआ 8000 तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में उसको कितनी सैलरी मिलेगी, 1 साल बढ़ जाएगा किसका, 500 का। समझ रहे हो, यहाँ पे तो ज़ीरो बढ़ेंगे ना, इसको 1 - 1 ना लिख के आप ज़ीरो लिख लो बच्चा। ज़ीरो इंक्रीमेंट होगा क्योंकि साल तो है नहीं ना उसके पास, अभी तो पहला साल उसने ज्वाइन नहीं करा है। अब सेकंड साल में आएगी तो उसको 1 साल हो गया नौकरी करते करते, तो 500 रुपये बढ़ जाएंगे उसके। तो अब सैलरी कितनी हो जाएगी उसकी, 85,000 हो जाएगी, ठीक है। सॉरी 8500। जैसे ही बच्चा वो थर्ड ईयर में एंट्री करेगी तो अब दीदी को 8,000 तो मिलने ही मिलने चाहिए थे जो फर्स्ट ईयर में मिल रहे थे, साथ में 2 बार इंक्रीमेंट लग जाएगा 500 पे, 500 का, क्योंकि 2 साल हो जाएंगे नौकरी करते करते। अब हो जाएगी 9,000 सैलरी, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ ईयर की बात करेंगे, जब दीदी फोर्थ ईयर में जॉब करेंगी तो 8,000 तो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी उन्हें, प्लस 3 साल हो जाएंगे नौकरी करते करते, तो 3 साल का इंक्रीमेंट पड़ जाएगा, 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे 8,000 से। अब हर महीने उनको कितने मिलेंगे, 9500 पर मंथ सैलरी होगी। ओके, ये बच्चा ऊपर वाला 8000 पर मंथ आ रहा है, मैं लिख देता हूँ इसको दोबारा से। 8000 तो सैलरी है, क्योंकि उन्होंने अभी नया नया ज्वाइन करा है तो कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो अब उन्हें कितने मिल जाएंगे, 8000, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब मैं बस एक चीज़ करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं, जिससे आपको जनरलाइज में कर दूँ। ओके बच्चा, फर्स्ट ईयर में जो 1 है इसको लिखो आप 1 - 1, ठीक है। एक्चुअली में ये 1 तो पूरा है, ये 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, जो बाद वाला 1 लिख रहा हूँ मैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, और जो आगे वाला 1 है वो ईयर को दिख के आएगा। देखना अभी 1 - 1, इस 1 को लिखूँगा मैं 2 - 1, ठीक है। इस 2 को लिखूँगा मैं 3 - 1, इस 3 को लिखूँगा मैं 4 - 1। मतलब चौथे साल में से 1 साल कम क्यों किया, क्योंकि एक्सपीरियंस तो 3 साल का हुआ है ना, एंटर तो वो चौथे साल में करी है अब, तो उसको सैलरी जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो 3 साल का ही मिलेगा। ऐसा ही होता है बच्चा हमेशा, ठीक है। ऐसे ही बच्चा, अगर मुझे आप बताओ
चलो आप ये बताओगे, अगर मुझे 25वें साल की सैलरी बतानी है, जब उसको 25 साल हो गए हैं नौकरी करते करते, तो ठीक है वो ऐसे ही नौकरी करती जा रही है, उसकी सैलरी बढ़ती जा रही है। अब बच्चा देखो, अब बात आई एन ईयर की, जब उसको एन साल हो गए काम करते करते, तो अब उसको सैलरी कितनी मिलेगी बच्चा? 8,000 तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में साल कितने, मतलब उसको इंक्रीमेंट कितने का पड़ेगा? n-1 ईयर का, यही तो कर रहे हैं हम ऊपर, और इंटू 500, ये आ जाएगी उसकी nth ईयर की सैलरी, जो भी आएगी यहाँ पे सोल्व करके। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सैलरी ऑफ nth ईयर। जब वो nth ईयर में एंटर करेगी तो उसकी सैलरी कितनी होगी पर मंथ सैलरी। ओके, देखो बच्चा, अब इसी चीज़ को हम लिखते हैं बच्चा, आप ध्यान से देखो, हमारी जो एपी बन रही है, जो इसकी सैलरी की एपी बन रही है, वो क्या बन रही है? सबसे पहले 8,000 आ रहा है, फिर 8,500 आ रहा है, फिर 9,000 आ रहा है, फिर 9,500 आ रहा है ना, एपी बन रही है। तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म जिसको हम ए लिखते हैं बच्चा, वो क्या है? 8,000, इसको लिखते हैं हम ए। ठीक है, 8,000, मतलब मैं लिख देता हूँ जो इसकी एपी बन रही है, एपी बन रही है 8,000। मुझे एक सेकंड दो बच्चा, बस मैं एपी लिख देता हूँ। ऊपर जो बन रही थी हमारी 8,000 आ रहा था, उसके बाद 8,500 आ रहा था, उसके बाद 9,000 आ रहा था, उसके बाद चलती जा रही थी। तो यहाँ पे तो बच्चा ए आ गया, ए माने होता है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 आ गया, इंटू ये क्या आ गया? डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। सर में 500 ऐड हो रहा है ना, तो देखो बच्चा, एक्चुअली में आप ध्यान से देखोगे तो इसको तो हम लिखते हैं A1 मतलब फर्स्ट टर्म, है ना, इसको लिखते हैं A2 मतलब सेकंड टर्म, आपको मैंने बताया था। इसको लिखते हैं हम A3 मतलब थर्ड टर्म, ऐसे ये फोर्थ टर्म, ऐसे ये 25th टर्म, ऐसे ही 8th टर्म, 8th टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, तो ऐसे ये कौन सी टर्म है बच्चा? nth टर्म, ये nth टर्म ऑफ दिस AP जो AP बन रही है। ओके, तो ये बच्चा होती है जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। ठीक है, या फिर इसको एक और टर्म से बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, इसको एक और टर्म से बोलते हैं हम क्या? और nth टर्म ऑफ एन AP। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया, मैं चाहता तो आपको ये भी डायरेक्ट बता सकता था, पर मैंने नहीं बताया क्योंकि बस ये बच्चा जनरलाइज करके उन्होंने बनाया हुआ, और कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है? nth टर्म ऑफ एन AP क्या होती है? nth टर्म क्या होती है? a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी, बस ये आपको याद रखना है। जिसमें an क्या रिप्रेजेंट करता है? nth टर्म को, a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, d रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को, और n रिप्रेजेंट करता है ये वाले n को। ठीक है, अगर हम थर्ड टर्म ले रहे हैं तो वहाँ पे 3 आएगा, फोर्थ टर्म ले रहे हैं तो 4 आएगा, फिफ्थ टर्म ले रहे हैं तो 5 आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। मान लो बच्चा किसी एपी में m टर्म्स है टोटल, मान लो कोई एपी है उसके अंदर टोटल मान लो z टर्म्स हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, एक से स्टार्ट और अप टू खत्म हो रही है वही पे, मतलब फाइनाइट एपी है पर उसके अंदर z टर्म्स हैं। ठीक है, एक से लेके z तक है, मतलब z टर्म्स है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? z, मतलब n की वैल्यू क्या है? z। n क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो बच्चा जो az होगा, az वो क्या होगी? AP की लास्ट टर्म। ठीक है, वो लास्ट टर्म होगी उसी AP की, और n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मतलब n की वैल्यू z हो जाएगी, मतलब अगर एक से लेके z तक है तो z टर्म्स है, तो n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP। ठीक है, यहाँ पे अलग रिप्रेजेंट करता है, वैसे n की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, तो n रिप्रेजेंट करता है बच्चा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP। मैं लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है,
या रिप्रेजेंट करता है हम पार्टिकुलरली किस टर्म की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा, अगर कोई एपी है उसके अंदर लास्ट टर्म ए एन ही है, मतलब एन एस टर्म ही लास्ट टर्म है, तो ए एन लास्ट टर्म भी हो जाएगी और एन एस टर्म भी हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक एपी है जो 1 से स्टार्ट होकर सिर्फ एन तक जा रही है। ठीक है, बीच में पता नहीं कुछ भी आ रहा है, अब वो N5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो ए एन होगा वो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा फिर। ओके, अगर उसमें एन टर्म्स ही हमें पता है इस बात का तो। ठीक है, तो दिस वॉज इट बच्चा, यही था इसमें बताने का। मैं अब आपको क्वेश्चन करने हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। ओके।